हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मैस्टाइटिस की, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट पैरेन्काइमा की। लोकेशन के अकॉर्डिंग मैस्टाइटिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सब एरियुलर, सेकेंड वन इंट्रामेमरी एंड लास्ट वन रेट्रोमेमरी, जिसे सब मेमरी मैस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। सब एरियुलर मैस्टाइटिस एरियोला के नीचे होने वाला इन्फेक्शन है जो एरियोला या निपल में क्रैक्स के बाइस होता है। इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन जब मोंटगोमेरी ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है, जिससे उनकी डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं, नतीजतन एब्सेस डेवलप हो जाता है। सब एरियुलर मैस्टाइटिस नॉन लैक्टेटिंग वुमेन में कॉमन है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे डायबिटिक वुमेन हो, अगर वो स्मोक कर रही हो, या फिर निपल क्रैक्स हो, तो इन सूरतों में सब एरियुलर मैस्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब एरियुलर मैस्टाइटिस होने के बाद कुछ क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि वो पार्टिकुलर एरिया रेड होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, एरियोला एडिमेटस होगा, और साथ ही साथ जब हम पाल्पेट करेंगे यानी कि पाल्पेशन के दौरान टेंडरनेस मिलेगी, और इंस्पेक्शन के दौरान हमें निपल रिट्रैक्ट मिल सकता है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है तो हम एंटीबायोटिक के साथ साथ सब एरियुलर इंसिजन के थ्रू पस को ड्रेन कर लेते हैं और ये आसानी से ट्रीट हो जाता है। इंट्रामेमरी मैस्टाइटिस, इसे ब्रेस्ट एब्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ये लैक्टेटिंग वुमेन में कॉमन है और तकरीबन 3% ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इससे मुतासिर होती हैं। इंट्रामेमरी मैस्टाइटिस की कंडीशन में कुछ फैक्टर्स प्रिसिपिटेट करते हैं, जैसे क्रैक्ड निपल, रिट्रैक्टेड निपल, या फिर इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द निपल, या इनएडिक्वेट मिल्क सकिंग बाय बेबी हो, और मिल्क एक्सप्रेशन कॉजिंग स्टेसिस, यानी मिल्क एक्सप्रेशन की वजह से मिल्क स्टेसिस हो जाए, इन्फेक्शन फ्रॉम द माउथ ऑफ द बेबी, या हेमेटोमा जो पहले से मौजूद हो और वो इन्फेक्ट कर जाए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंट्रामेमरी मैस्टाइटिस को प्रिसिपिटेट करती हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्रैक्ड निपल के थ्रू सकिंग के दौरान स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ब्रेस्ट में इंटर कर जाते हैं। कभी कभी ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हेमेटोजेनस स्प्रेड से भी ब्रेस्ट में पहुंच जाता है। इसी तरह बाद में कुछ दूसरे ग्राम नेगेटिव और दूसरे बैक्टीरिया भी इंटर हो जाते हैं और इंट्रामेमरी मैस्टाइटिस का सबब बनते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ब्लॉक डक्ट में मिल्क की क्लॉटिंग का बाइस बनते हैं। इसी तरह शुरू में डक्ट एपिथेलियल डिब्रीज या रिट्रैक्टेड निपल की वजह से ब्लॉक होती है। शुरू में इस इन्फेक्टिव कंडीशन में ब्रेस्ट का सिर्फ एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाद में होल ब्रेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इंट्रामेमरी मैस्टाइटिस की कंडीशन में हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कंटिन्यूअस थ्रॉबिंग पेन होगा, साथ ही साथ हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, और कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन की जो कार्डिनल साइंस हैं वो क्लियर कट बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देखने को मिलेगी। इसी तरह निपल से पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा और इंटायर ब्रेस्ट इन्वॉल्व होगा। एक सूरत हाल थोड़ा सा मुश्किल होती है कि अगर स्टेज ऑफ मैस्टाइटिस को स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस से डिफरेंशिएट ना किया गया हो और साथ ही साथ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया हो बगैर ड्रेनेज के, तो ये सूरत हाल कभी कभी स्टेज ऑफ एंटीबायोमा की तरफ ले जाती है। बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इस कंडीशन में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाया जाता है, साथ ही साथ पस, जिसे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू एस्पिरेट किया जाता है, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज दिया जाता है। शुरू में ही सेफेलोस्पोरिन या फिर फ्लूक्लोक्सासिलिन या एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाती है तो वो एंटीबायोटिक जो सेंसिटिव होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस कंडीशन में रिपीटेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है ताकि हत्तल इम्कान सर्जिकल स्कार से बचा जा सके।
कभी कभी ड्रेनेज के लिए जनरल एनास्थीसिया की भी जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन में जब काउंटर इंसिजन या लार्ज इंसिजन की जरूरत पड़े। इंट्रामेमरी मेस्टाइटिस के बाद रेट्रोमेमरी मेस्टाइटिस की बात कर लेते हैं। ये दरअसल इंटरकोस्टल लिम्फ नोड या फिर रिब्स की ट्यूबरकुलोसिस से अंजाम पाने वाली सूरत हाल है। इसमें कभी इंटरकोस्टल लिम्फ नोड के सपोरेशन की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। इस सूरत में ब्रेस्ट पैरेन्काइमा नॉर्मल होता है। जहाँ तक रेट्रोमेमरी मेस्टाइटिस की कंडीशन में इन्वेस्टिगेशंस का ताल्लुक है, तो इस सूरत में चेस्ट एक्सरे, FNAC, ESR की जरूरत पड़ती है। इसी तरह पेरिफेरल स्मीयर करवाया जाता है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट और अल्ट्रासाउंड चेस्ट वॉल की भी जरूरत पड़ती है। कभी कभी CT चेस्ट भी करवाया जाता है अगर डायग्नोसिस क्लियर नहीं होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉज को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ रेट्रोमेमरी इंसिजन या सबमेमरी इंसिजन के थ्रू ड्रेनेज का अमल अप्लाई किया